लौट माजी की तरफ ए गर्दिश अयाम तो ज़रा माजी में झांकते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ये ख्याल हमें कैसे आ गया? शहबाज गिल के वीलॉग सुनते हैं, उसमें वो बार बार तज़किरा करते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन, चौधरी निज़ामुद्दीन, चौधरी निज़ामुद्दीन। उनका निज़ामुद्दीन जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम को कहते हैं, बल्कि पाक फ़ौज के हवाले से उनका जो रवैया है, जिस तरह से वीलॉग करते हैं, वो सबके सामने है। तो उसमें वो पाक फ़ौज ही को, आर्मी चीफ साहब को टारगेट करते हुए उनको चौधरी निज़ामुद्दीन कहते हैं कि सारे निज़ाम पर उनका कंट्रोल है, उन्होंने सारे निज़ाम को संभाला हुआ है। शहबाज गिल के वीलॉग बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उनमें से कई वीलॉग के साथ हमारा बिल्कुल इत्तेफाक होता है, लेकिन सारे के सारे उनके कंटेंट के साथ, उनके वीलॉग के साथ हमारा इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि पाक फ़ौज के हवाले से कोई भी बंदा तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार करे, पाक फ़ौज की तौहीन करे, पाक फ़ौज के अफसरों, पाक फ़ौज के जवानों, पाक फ़ौज के चीफ़ के हवाले से कोई भी ऐसी बात करे कि जिससे तज़हीक का पहलू निकलता हो, उसकी किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। इसमें से हमने सिर्फ चौधरी निज़ामुद्दीन का लिया है कि चौधरी निज़ामुद्दीन, ये तो चलो शहबाज गिल साहब इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इनको ये नाम दे देते हैं। चौधरी निज़ामुद्दीन कौन था, कैसे था, क्या करता था, वो आपके सामने रखने। जैसा कि कहा कि लौट माजी की तरफ ए गर्दिश अयाम तो माजी में झांकते हैं तो हमें चौधरी निज़ामुद्दीन नज़र आता है। मेरे बचपन की बात है, रेडियो पर एक प्रोग्राम चला करता था जमहूर दी आवाज़, उसमें निज़ामुद्दीन मेन कैरेक्टर हुआ करते थे। इनके साथ जो दूसरा शख्स होता था उसको चौधरी साहब कहते थे, मेरे ज़हन में अभी नाम नहीं उनका, वो शायद गुजरात के गुजरांवाला के रहने वाले थे। तो प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था, जमहूर दी आवाज़ प्रोग्राम का नाम था। तो लोग चौधरी निज़ामुद्दीन की बातों से बड़े महसूस हुआ करते थे, वो बड़ी मज़ाहिया बातें भी करते थे, इसके साथ साथ वो बड़े काम की बातें भी करते थे। उनका तारीख़ पर, उनका पाकिस्तान के कल्चर पर यूँ समझने के एक मुकम्मल अबूर था। वो इंसाइक्लोपीडिया थे बहुत से मामलात में। रेडियो पर उनका प्रोग्राम आता था। रेडियो की बात कर लें कि आजकल तो रेडियो कहीं नज़र नहीं आते। मैंने 1-1.5 दहाई से रेडियो उस तरह से नहीं देखे जिस तरह से पहले कभी हुआ करते थे। 1 बैंड का रेडियो, 2 बैंड का, 3 बैंड का, 4 बैंड का। जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे उनके पास महंगा रेडियो 4 बैंड का हुआ करता था। वैसे आजकल भी शायद 1 बैंड के छोटे से रेडियो, पॉकेट रेडियो नजर आ जाता है जितना मोबाइल का साइज है। लेकिन वो रेडियो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 बैंड का, 2 बैंड का, 3 बैंड का, 1 बैंड के रेडियो में वो मकामी स्टेशन आया करते थे। जैसे 1 बैंड का रेडियो है, उसमें पाकिस्तान के स्टेशन आ गया, इंडिया का कोई स्टेशन आ गया। रेडियो पर लोग प्रोग्राम बड़े शौक से सुना करते थे। देखना तो टीवी आए तो देखना शुरू कर दिया गया। इससे पहले रेडियो पर टीवी बहरहाल आ चुके थे, लेकिन रेडियो अपनी जगह पर एक शोहरत रखता था। निज़ामुद्दीन के प्रोग्राम जमहूर दी आवाज़, वो मेरा ख्याल है कि 70 में तो था ही, 80 में भी था, शायद 90 की दहाई के आगाज में भी उनका प्रोग्राम हो। लेकिन बड़ा मकबूल प्रोग्राम उनका पंजाबी में हुआ करता था। आगे चल के आपको निज़ामुद्दीन की थोड़ी सी बातें भी आपको सुना देंगे, बता देंगे कि किस तरह का बंदा था, किस तरह का लबो लहजा था। निज़ामुद्दीन साहब जब रेडियो से रिटायर हो गए तो उसके बाद उनकी तरफ से फिर कोई ऑडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। शायद वो किसी शो में भी हिस्सा लेते हों, लेकिन ऐसा शो कोई उनका वीडियो वाला नज़र तो नहीं आया। लेकिन उनके कई टीवी इंटरव्यूज़ आज भी मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ ऑडियो कैसेटें ज़रूर जारी की थी। उनमें एक असगर मलिक साहब भी हुआ करते थे। असगर मलिक साहब के साथ मेरा थोड़ा सा तल्लक हुआ करता था। वो नवाए वक्त में आर्टिकल लिखा करते थे तो कभी कभी हमारे पास आ जाया करते थे। 3-4 साल हुए वो भी इंतकाल कर गए। उनके साथ भी इनके निज़ामुद्दीन साहब के कई ऑडियो कैसेटें मौजूद हैं। बाकी जब हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो रेडियो पर सैरबीन BBC का प्रोग्राम बहुत ही मशहूर हुआ करता था। पाकिस्तान में चूँकि बहुत से मामलात में सियासी सेंसरशिप थी तो खबरें जानने के लिए आज का काम नहीं है कि खबरों को दबा देना, खबरों को छुपा देना, प्रेशर डाल लेना, अपनी मर्जी की खबरें लगवा लेना। उन दिनों रेडियो हुआ करता था और रेडियो सिर्फ पाकिस्तान रेडियो ही था, इसके अलावा कोई चैनल नहीं हुआ करते थे। टीवी बहरहाल मौजूद था, वो भी हुकूमत के ही ज़ेर तसल्लुत काम करता था। उन दिनों फिर सेंसर होता था अखबारात में, रेडियो पर, टीवी पर जो थोड़े से महदूद चैनल थे
उन दिनों में पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल जानने के लिए, असल हकायक जानने के लिए लोग फिर BBC देखा करते थे। उस पे सैर भी ने एक प्रोग्राम आया करता था रात को, तो लोग उसके इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे वो खबरें देखने के लिए जो पाकिस्तान में सेंसर हो चुकी होती थी। BBC का नुमाइंदा यहाँ पे उन दिनों मार्क टेली था, उसके बाद जो भी आया तो उसके ज़रिए से खबरें लंदन से फिर रेडियो के ज़रिए पाकिस्तान आया करती थी। तो बाकी दीगर खबरें जो है, जैसे जंग हो गया, कतर की जंग हो गई, 65 की जंग हो गई, लोगों के पास जो एक बैंड का 2 बैंड के रेडियो हुआ करते थे उसके गिर्द लोग बैठ जाया करते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। 1965 की जंग की थोड़ी थोड़ी यादें आज भी मेरे हाफजे में मौजूद हैं, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र कोई 5 साल 6 साल होगी। तो मैं ये देखता था कि लोग रेडियो के गिर्द बैठे हैं एक चौपाल में, तो रेडियो पर खबरें सुने। लेकिन 1971 की जो जंग हुई, उन दिनों मैं 5वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो उन दिनों ज़्यादा बेहतर मुझे ऐसी सूरत हाल का पता था। लोग उन दिनों भी रेडियो से खबरें सुना करते थे, क्योंकि टीवी कहीं बाद में जाके देहात में आया। भारत टीवी उससे पहले भी मौजूद था, शायद 60 की दहाई में आ गया था, लेकिन बहुत कम घरों में, कम इलाकों में टीवी मौजूद था। लोग रेडियो पर ये खबरें सुना करते थे या फिर दीगर प्रोग्राम वो भी सुना करते थे। तो रेडियो की उन दिनों आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा अहमियत हुआ करती थी। आजकल तो रेडियो ऐसे टके टोकरी हो गए हैं कि जो FM चैनल आ रहे हैं वो आपको मोबाइल फ़ोन पर ही दस्तयाब हो जाते हैं, लेकिन उन दिनों बड़ी बात हुआ करती थी। और लोग गाने जो सुना करते थे, मुझे याद है कि पाकिस्तान में एक तो इंडिया के चैनल भी, जलंधर चैनल आया करता था, वहाँ से गाने, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गाने, और रेडियो पाकिस्तान के दीगर स्टेशन से गाने वगैरह या प्रोग्राम लोग सुन लिया करते थे। तो सैलून रेडियो, मुझे याद है कि रेडियो सैलून से लोग जो गाने सुना करते थे वो लहरों में ऐसे लगता था कि लहरों के ज़रिए गाने आ रहे हैं, कभी आवाज़ ऊंची हो गई, कभी आवाज़ धीमी हो गई, इस तरह से लोग इंजॉय करते थे। जलंधर रेडियो के प्रोग्राम वो तो अमूमी तौर पर एक बैंड के रेडियो पर भी आ जाया करते थे, और 2 बैंड के रेडियो, 3 बैंड के रेडियो और 4 बैंड के रेडियो पर दूर दूर के जो स्टेशन हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोई स्टेशन हो गया, दीगर मुल्क के स्टेशन हो गए, लोग कमेंट्री भी उन दिनों रेडियो पर ही सुना करते थे। दूसरे बैंड पर, तीसरे बैंड पर आवाज़ ज़रा क्लियर आ जाया करती थी। तो ये बात हम कर रहे थे कि बाकी शहबाज गिल की तरफ फिर एक दफ़ा आ जाते हैं कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन किन को कहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि निज़ामुद्दीन के हवाले से जो भी शहबाज गिल साहब अपना एक नज़रिया रखते हैं, और उन्होंने जिन लोगों को निज़ामुद्दीन कहा है वो भी उनका अपना नज़रिया है, लेकिन शहबाज गिल की बाकी भी कई चीज़ें हैं जिनसे इत्तफाक किया जा सकता है। शहबाज गिल ने कई लोगों के नाम भी रखे हुए हैं, उनमें से भी किसी के साथ आप इत्तफाक करें या ना करें, वो आज के DGISPR के हवाले से कहते हैं कि बड़े स्मार्ट हैं, बड़े खूबसूरत हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन पर तनकीद भी कर देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब पर, इसके अलावा उन्होंने कई और लोगों के नाम भी रखे हुए, जैसा कि काजी फाइसा को वो काजी लानत कहते हैं। हम इसके साथ इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन ये उनकी तरफ से दिया गया नाम है। तो बाकी अंसार अब्बासी साहब बड़े पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी हैं, लेकिन चूँकि शहबाज गिल के साथ लगा नहीं खाते तो उनको वो सहाफ़त का मुनाफ़िक़े आज़म करार देते हैं। मुनीब फारूक साहब को वो मुन्ना मुनीब कहते हैं। इसी तरह उन्होंने कई दीगर लोगों के नाम भी रखे हुए हैं। कल ही उन्होंने इख्तियार वली को कह दिया कि ये टेरियन वाइट का मामू है और पाकिस्तान में ये मौजूद है। अब आखिर में चले जाते हैं असल चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ, जो रेडियो की कभी रौनक हुआ करते थे, और उसके बाद उनकी तरफ से कई ऑडियो केस्टें आई मज़ाहिया, और इसके साथ साथ लोगों को कई हवालों से आगाही देने वाली। आइए ज़रा चौधरी निज़ामुद्दीन को सुन लेते हैं और उनको देख भी लेते हैं। कायदे आज़म के हवाले से उनका वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है कि कैसे बादशाही मस्जिद में ये और इनके वाले साहब नमाज अदा करने के लिए गए, कायदे आज़म वहाँ पे मौजूद थे और कायदे आज़म पिछली साहब में खड़े थे, तो इन्होंने वहाँ पे अपना क्या बेहतरीन किरदार अदा किया। सन 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹਯਾਤ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਇਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 46 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 46 ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸੁਕਤੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ जुमा आए। अल्लाह ताला दी मेहरबानी, मैं भी मेरे वालिद साहब भी पिंडों आए ते मैं उदों रेशमी
ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਸੀ ਗਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸਫੈਦ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸੇਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਤੇ ਤਾਈਏ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਕੀਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਸਵਾਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਰਾਕੁੱਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਫੈਦ ਮੋਸਕੀ ਜਿਹੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਫੈਦ ਪਜਾਮਾ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ। ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਟਨ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਛਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਮਲਾਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਖੜਨੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨੇ ਬੜਿਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਬੇੜੀ ਸਣੇ ਮੁਹਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਿਛਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਐ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਹੱਥ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਭ ਕੇ लिए एक सी है, उठा लो जी। ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਨਾ ਪਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਸੱਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਦਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸਨ 46 ਦਾ। ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਫਕੀਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਦੋ ਆਦਮੀ ਖਲੋਤੇ, ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ LP ਐਡੀਸਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਲਿੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲਿੰਬੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਚੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਰਾਨਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਲਦੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਜੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਹਨੁਮਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਹਰਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ